everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. इस वीडियो में क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां पे आपको चीजों को समझना होगा कि यह जो चैप्टर है बेसिकली एक वन शॉट रिवीजन दूंगा। पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इस चैप्टर का आपको मिल जाएगा। अब अगर आप जैसे देखोगे तो इस वीडियो के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो, पूरे चैप्टर को एक बार क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको पूरे इंपॉर्टेंट एरियाज कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हर चीज इस वीडियो में मिलने वाली है। नोट्स जो आप लोगे तो नोट्स के थ्रू आपको सारा का सब कुछ मटेरियल जो है वो रिवाइज करने के लिए आसान भी हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हो। आगे अगर बढ़े तो चैप्टर है किस बारे में, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देश के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। तो ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। कोई लॉ बना रहा है, कोई लॉज को एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई उन लॉज को इंटरप्रेट कर रहा है कि सही है या नहीं है। तो किसकी क्या पावर है, किसके क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से सरकारें काम करती है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। चैप्टर शुरू करते हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे इस चैप्टर की कहानी है ना, एक कहानी से शुरू होती है। एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है 1990 में। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा ना, तो वो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन जो है वहां से चैप्टर शुरू हुआ है। तो वैसे एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास होता है जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। अब ये ऑफिस मेमोरेंडम का जो एक ऑर्डर था, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो कह सकते हैं सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने साइन किया इस ऑर्डर को। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के 13 तारीख थी, 8वां महीना था, 1990 का समय था। और ये जो एक ऑर्डर इशू हुआ है, तो इस ऑर्डर में सब्जेक्ट क्या है कि 27% रिजर्वेशन जो है ना वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाएगा सिविल पोस्ट में, सर्विसेज में। ये ऑफिसर ने साइन करके एक ऑर्डर इशू कर दिया। क्या ये इतना आसान है जितना दिख रहा है कि ऑफिसर ने एक ऑर्डर इशू कर दिया? ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो ये रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी और ये बाद में फिर एक और सर्कुलर इशू किया जाता है जिसमें बात किया जाता है कि जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन है उसको रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन को एक बार रिकंसिडर किया जाए, जो कि जुडिशरी के गाइडलाइन के बाद में ऑर्डर निकल के आता है। तो बेसिकली आप देखोगे तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकल के आया। अब इस गवर्नमेंट ऑर्डर के पीछे की पूरी कहानी जो है ना, तो इस कहानी से इस ऑफिस मेमोरेंडम के ऑर्डर के थ्रू आपको समझाया गया कि कैसे सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर है, तो वो इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं देश में। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन थे, तो डिसीजन मेकर आपको देखने को मिल रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर इशू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको रात में सपना आया कि सुबह उठ के ऑर्डर इशू करना है। उसके पीछे क्या चला है, उसके पीछे जैसे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो की गई है। क्या प्रोसेस फॉलो की गई प्रॉपर, तो ये जो ऑर्डर लिया गया तो ये पहले पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ था। गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा जाहिर करी और तब लॉ बना है उसके ऊपर। ठीक है, और वो लॉ को फॉर्मली एग्जीक्यूट करने का काम एक एग्जीक्यूटिव, एक सिविल सर्वेंट ने किया। इसमें जुडिशरी का भी रोल है, प्रेसिडेंट का भी रोल है, सारी चीजें हैं। क्लियर हुआ? पार्लियामेंट का भी रोल है। तो वो किसका कहां रोल है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑफिसर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट सब इन्वॉल्व थी। और इन सभी के इन्वॉल्वमेंट से ये ऑर्डर एक लॉ में कन्वर्ट हुआ, एक लॉ में कन्वर्ट हुआ। फाइन। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया, इस पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि ऑफिस मेमोरेंडम बताओ क्या है, ये वो सारी चीजें। जो सवाल बन सकता है वो ऐसे बनेगा क्या कि ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड विद मंडल कमीशन। ठीक है, तो ये ऑर्डर इशू किया गया, एक लॉ बनाया गया, तो इसके रूट्स अगर आप देखोगे तो मंडल कमीशन से जुड़े हुए हैं। मंडल कमीशन क्या है, ध्यान रखना, मैं आपको कंटेक्स्ट देते चल रहा हूं, सवाल बताते चलूंगा कहां से आएगा और चैप्टर रिवाइज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे देखेंगे कि एक ऑर्डर जो लिया गया तो उस ऑर्डर के रूट्स आपको इस ऑफिस मेमोरेंडम के कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो कहां देखने को मिल जाएंगे, वो आपको मंडल कमीशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मंडल कमीशन में देखने को मिल जाएंगे। तो मंडल कमीशन क्या है, एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था कंट्री में इस टाइम पीरियड में। जैसे अगर आप देखोगे 1979 इस टाइम पीरियड में एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल चेयरमैन थे, इसीलिए उस कमीशन को जो गठित किया गया, जिस कमीशन का काम क्या था, बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचा जाए। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन और इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया था काका केलकर कमीशन। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाया गया था अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, तो इस कमीशन की रिपोर्ट, मतलब कमीशन क्यों बनाया गया, बैकवर्ड क्लास का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सके,
उसके ऊपर आपको निर्णय सुनाना है या फिर देखना है कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से देयरफॉर दिस कमीशन केम टू बी नोन एज मंडल कमीशन, क्योंकि दिस वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, ठीक है, सुनना है, इसलिए मंडल कमीशन। अब इस कमीशन को जिम्मेदारियां क्या दी गई थी, क्यों कमीशन बनाया गया था? टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड टू रिकमेंड स्टेप्स फॉर देयर एडवांसमेंट। ध्यान रखना, explain why the Mandal Commission was constituted. What was Mandal Commission? So it was the second backward class commission appointed under the leadership of BP Mandal, and why it was appointed? To determine, to identify the socially and educationally backward classes in India and to recommend steps for their advancement. उनका भला हो उसके लिए steps recommend करने के लिए अपॉइंट किया गया इस कमीशन को। अब अगली चीज आती है कि ये कमीशन अपॉइंट कर दिया गया और इस कमीशन ने फिर क्या दी? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, ठीक है। 1789 में इसको अपॉइंट किया गया, एक साल के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट रेडी करी और रिपोर्ट रेडी करके क्या बताया, ठीक है, व्हाट वाज देयर इन द रिपोर्ट? तो रिपोर्ट में मंडल कमीशन ने बताया कि मेनी पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द रिपोर्ट अबाउट द बैकवर्ड क्लासेस, की बैकवर्ड क्लासेस को आप कैसे देखो, उस समय तक हमारी कंट्री में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, दो कैटेगरी आइडेंटिफाइड थी और एक कैटेगरी जनरल थी, ठीक है। अब ये कमीशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक बैकवर्ड सेक्शन जो है, बैकवर्ड क्लासेस जो उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन बैकवर्ड कहलाएगा और उनके एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी, साथ ही साथ एक जो मेजर रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, वो मेजर रिकमेंडेशन क्या थी कि 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स में। गवर्नमेंट जॉब्स में 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है। 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, ये किसने कहा? ये उस कमीशन ने कहा जिस कमीशन को अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम है मंडल कमीशन। सवाल, क्या कमीशन की रिकमेंडेशन से लॉ बन जाएगा? नहीं। क्या कमीशन ने सिर्फ रिकमेंड कर दिया इसका मतलब हम ये कहेंगे कि रिजर्वेशन मिल गया? नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे आपको समझना होगी कि डज द रिकमेंडेशन मींस लॉ? नो, नॉट एट ऑल। देन हाउ डिड द रिकमेंडेशन बिकेम ए लॉ? तो अब जब रिकमेंडेशन का मतलब लॉ नहीं होता है तो फिर वो रिकमेंडेशन लॉ कैसे बनी? आप तो दिखा रहे सर अभी ऑफिस मेमोरेंडम पास हो गया, 27% रिजर्वेशन मिल गया। तो अब क्या होता है ना कि कंट्री में अलग अलग मुद्दों पे अगर कोई कानून बनना होता तो उसके पहले कमिटीज बनती है, कमीशंस बनते हैं, वो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, वो रिकमेंडेशन देते हैं और उनकी रिकमेंडेशन पे स्टेप्स लिए जाते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो 1980 में रिकमेंडेशन दे दी मंडल कमीशन ने और फिर आगे आने वाले जो चुनाव थे 1989 के जो चुनाव थे, तो वहां पे जनता दल जो पार्टी थी, जनता दल ने क्या बोला? हम इस रिकमेंडेशन को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं। मतलब अगर हम चुनाव में जीते तो हम क्या करेंगे? हम 27% रिजर्वेशन देंगे, हम 27% रिजर्वेशन देंगे, ये जनता दल ने बोला। जनता दल एक पार्टी थी जिसको लीड कर रहे थे वीपी सिंह, ठीक है। जनता दल प्रॉमिस टू इंप्लीमेंट दी मंडल कमीशन रिपोर्ट इफ दे केम इन पावर, अगर वो पावर में आए तो वो क्या करेंगे? इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। हुआ भी हुई क्या कि इवेंचुअली 1989 के इलेक्शन में जनता दल पावर में आती है, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करवाते हैं, जो ऑर्डर हमने आगे देखा, ठीक है, रिगार्डिंग द रिजर्वेशन वाज ब्रॉट। तो क्या वीपी सिंह ने ले आया रिजर्वेशन? नहीं। अब आप क्या देखेंगे कि वीपी सिंह की सरकार बनी, वीपी सिंह की सरकार ने उसकी इच्छा जाहिर करी, ठीक है। इच्छा जाहिर करने के बाद में कैबिनेट ने उस चीज को अप्रूव किया, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया, तब वो लॉ बना। लॉ बनने के बाद में जुडिशरी के पास भी गया। तो आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो आफ्टरमाथ क्या है कि लॉ बन भी गया ना, जब 1990 में लॉ पास कर दिया गया ऑफिस मेमोरेंडम, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में कुछ लोगों ने अपोजिशन उठाया, आवाज उठाई कि ऐसे कैसे रिजर्वेशन दे दिया, कुछ उसके फेवर में थे, कुछ उसके अगेंस्ट में थे, केस हुआ, जुडिशरी के पास मुकदमा गया। जुडिशरी ने फिर क्या बोला? जुडिशरी ने उस लॉ को वैलिड करार दिया कि हाँ, बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन देना गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला क्या कि ये देखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मतलब जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, ऐसा भी हो सकता है ना कि आप किसी कैटेगरी को ओबीसी कह रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस कह रहे हैं, और उसमें कुछ लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, वो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा ना मिले। तो कुछ चेंजेस करते हुए फिर 1993 में, जैसे आपको यहां पे दिख रहा है क्या कि एक और ऑर्डर इशू किया गया 1993 में, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जुडिशरी की रिकमेंडेशन के बाद में फाइनल लॉ इशू किया जाता है, रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है? इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है
कि कितने इंस्टीट्यूशंस, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ऑफिसर भी हैं, सभी लोगों के इन्वॉल्वमेंट से एक लॉ बना और देश में ऐसे ही लॉ बनते जाते हैं और देश चलते जाता है, देश में ऐसे काम चलता है। तो अब हमें यहां पे इस कहानी से जो सवाल बन सकता है वो सवाल मैंने आपको बता दिया। मंडल कमीशन क्या है, क्यों अपॉइंट किया गया, क्या रिकमेंडेशन थी, ये सवाल बनने वाला पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको की पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया एक सवाल बनने की पॉसिबिलिटी। अब यहां से हम आगे बढ़े अगर, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है। तो जैसे अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो एक पार्लियामेंट देखी हमने, एक एग्जीक्यूटिव देखे जिसमें प्राइम मिनिस्टर और ऑफिसर आ गए, एक जुडिशरी देखी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन इंस्टीट्यूशंस को हम पूरे चैप्टर में समझेंगे। अब समझने से पहले अगर हम देखें कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है, इस तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की जरूरत क्यों है, तो केस क्या निकल के आता है कि गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। जैसे आपको देश चलाना है तो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता देश चलाना, आपको देश की सुरक्षा इंश्योर करना होती है, आपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी इंश्योर कर ली, उसके बाद में आपको देखना होता है कि देश के अंदर जो लोग हैं वो अच्छी शिक्षा पा रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य पा रहे हो, तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें। अब आप सोचोगे कि आप एक प्राइम मिनिस्टर बना दोगे, प्राइम मिनिस्टर दौड़ दौड़ के सब ये काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना होगी कि सबको अपने अपने काम बताए जाए, सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने काम करें, तब देश बेहतरीन तरह से काम कर सकता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, समझे। तो दीज एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज की बात की जा रही, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। एंड सिंस वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, तो इट रेस्ट ऑन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू रन द कंट्री, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो सारी पावर जो है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करके, पावर शेयर करके अपना देश चलाएगी, ठीक है। तो पावर शेयर कैसे की जाती है, तो जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगी जो लॉ बनाएंगी, पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर कहते हैं, द वन हु फॉर्म्स द लॉ, ठीक है। साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो डिसीजन लेती है और उन्हें इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, मान लो पार्लियामेंट ने क्या लॉ बना दिया कि 27% रिजर्वेशन देना है, ठीक है। पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन होने के बाद में वो जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वो पास हो गया, बिल पास कर दिया, मेजोरिटी पार्लियामेंट मेंबर्स ने बोल दिया कि हाँ रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। तो सम इंस्टीट्यूशंस टेक डिसीजन एंड इंप्लीमेंट देम। तो अब उसके बाद में क्या है कि जैसे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, तो वहां से साइन होकर निकलता है ऑफिसर के पास से, ठीक है। तो वो ऑफिसर जो थे उन्होंने क्या किया कि जो लॉ डिस्कस हो गया पार्लियामेंट में, जिसको पास कर दिया गया, उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स, ये लॉ को लागू करते हैं, द वन हु एग्जीक्यूट्स आर नोन एज एग्जीक्यूटिव्स। तो देश के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चाहिए रहते हैं। तो सम आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज, सम आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दोज लॉज और टू मेक डिसीजंस, और साथ ही साथ सम इंस्टीट्यूशंस वर्क्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब अगर मान लो कि हमने लॉ बना दिया, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम लॉ पास हो गया 1990 में, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि कुछ लोग उसको अपोज कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति बोल रहा था कि हमारे हक छिन गए, ठीक है। तो तब क्या हुआ, तब जैसे अगर आप देखोगे डिस्प्यूट हुआ, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो लॉ जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम हो गया, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, दिस इज व्हाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। और अब यही है, एक वो जामुन का पेड़ वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने हिंदी के क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, तो वहां पे क्या रहता है कि वो एक जामुन का पेड़ गिर जाता है एक व्यक्ति के ऊपर, तो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट फाइल घूमती रहती है, और वो आदमी दम तोड़ देता है जामुन के पेड़ के नीचे। तो केस ये है कि हमने इतने इंस्टीट्यूशन बना लिया और हमने खुद एक जाल बना के फंस गए कि अब क्या होता है, सरकारी काम इधर से फाइल, उधर से फाइल, इधर से फाइल, उधर से फाइल, गोल 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 घूमती रहती है, ठीक है। तो केस क्या है कि दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, और इस कारण से डिलेज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इतने इंस्टीट्यूशन बनाने की क्या जरूरत है, डिक्टेटरशिप ले आओ, एक बार में सारे काम हो जाएंगे। लेकिन फिर हमें एहसास होता है क्या कि देन इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डिलेज हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी देन इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। फिर क्यों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना के रखे हैं, तो उसका आंसर यह मिलेगा कि इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डिक्टेटरशिप में हिटलर जैसा चाहेगा वैसा वो निर्णय ले लेगा, लेकिन जब आप एक डेमोक्रेसी में हो तो डिले जरूर होंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस जरूर होंगे। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेरीज उठाएगा, क्वेश्चन करेगा,
लेकिन इससे होता क्या है, एट द एंड डिबेट और डिस्कशन होती है, तो जो आउटकम निकल के आएगा ना, उस आउटकम की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्वालिटेटिव डिसीजन निकल के आएगा. दिस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, एंड दिस इज व्हाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट different political institutions works on different domains and this may lead to delays and complication, still we have political institution because it improves the quality of decision. समझ में आया? एक सवाल आपका ये बनेगा कि why do we need political institutions? तो different task है, different institution होंगे परफॉर्म करने वाले, and these are some of the works performed by the institutions. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट मे लीड टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं किस चीज के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर. तो क्या बताया मैंने आपको कि ब्रॉडली हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़ेंगे. तो पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या होता है, लॉ बनते हैं. पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं. तो अब जैसे देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन ऑफिस मेमोरेंडम. ऑफिस मेमोरेंडम जो पास हुआ, जो कहानी शुरू में पढ़ी, तो उसमें पार्लियामेंट का क्या काम रहा, उसमें पार्लियामेंट का क्या काम रहा. तो जैसे अगर आप देखेंगे कि वो जो बिल था कि 27% रिजर्वेशन देना है, वो जो रिकमेंडेशन थी मंडल कमीशन की, उस पर लॉ बनाने की इच्छा जाहिर प्राइम मिनिस्टर ने कहां करी, पार्लियामेंट में करी. पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंट में ही वो लॉ पास हुआ. ठीक है, तो पार्लियामेंट का रोल क्या रहा, पार्लियामेंट का रोल एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा, क्योंकि पार्लियामेंट में ही वो विचार एक कानून में बदला. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम यही देख रहे हैं कि पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन क्या करती है, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन बनती है, लॉज वहां पे पास होते हैं. फाइन, तो वही एक एक करके चीजें समझेंगे हम कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, और यही सवाल भी बनता है आपका. तो अगर आप जिसे देखेंगे पार्लियामेंट है क्या, तो पार्लियामेंट इज द बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स which exercises supreme political authority. Since we are living in a democratic country, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वोट देते हैं. तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, हमारे बिहाफ पे निर्णय लेता है. और पूरे देश के इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो वो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करते हैं टू टेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो ये पार्लियामेंट का काम होता है. ठीक है, अब हर जगह की पार्लियामेंट अलग अलग नामों से जानी जाती है. जैसे हमारे यहाँ संसद भवन कहा जाता है, हमने रशिया के बारे में पढ़ा है तो रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है. जर्मनी के बारे में पढ़ा है, जर्मनी की जो जर्मन पार्लियामेंट है उसे रिस्टैग कहा जाता है. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पार्लियामेंट हर देश में होती है, जहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. फाइन, अब अगर जैसे देखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल, तो इन दिस सेंस हम क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट जो होती है वो हाईएस्ट बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होती है. अब पार्लियामेंट में अलग अलग हाउस होते हैं, पार्लियामेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उन पे सवाल बनते हैं. समझाते चलता हूं मैं आपको. तो जैसे नेशनल लेवल पे जो पार्लियामेंट होती है, हमारे पूरे देश की जो पार्लियामेंट होगी, मतलब पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जहां जाके बैठेंगे, तो वो नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज पार्लियामेंट. पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे कहलाएगी. और वहीं पे जब स्टेट वाइज, जैसे आप देखोगे स्टेट वाइज, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव एमएलए जहां जाके बैठेंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने, तो वो स्टेट लेवल पे जो इलेक्टेड बॉडी होती है वो क्या कहलाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है. स्टेट लेवल पे जो बॉडी होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है वो. अब व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू पीपल आर गोइंग टू गेट इन द एग्जाम. ठीक है, शर्त लगाओ, इस तरह के ही सवाल आना है. क्या कि जैसे पार्लियामेंट हमने समझ लिया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी होती है जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है. नेशनल लेवल पे उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, स्टेट लेवल पे उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है. अब पॉइंट ये है कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है. ठीक है, पावर क्या होती है पार्लियामेंट की वो बताओ. ठीक है, इसका नीड क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होती है, पार्लियामेंट की पावर क्या होती है वो बताओ. तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री. पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए फाइनल अथॉरिटी होती है. ठीक है, पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे अगर देखें फंक्शन, नीड या फिर पावर की बात करें, कि देश में अगर कोई कानून बनना है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनेगा. जब तक पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन नहीं होगा, जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी, तो वो कानून कैसे बनेगा. ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश देम एंड कैन मेक न्यू लॉज इन देयर प्लेस. तो ये पार्लियामेंट की पहली पावर होगी कि वो लॉ बनाएगी. पुराने लॉ हटा सकती है, नए लॉ ला सकती है, पुराने लॉ में चेंज ला सकती है. ठीक है, दूसरी पावर होती है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जो लोग सरकार चला रहे हैं, पार्लियामेंट क्या करती है,
पार्लियामेंट उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। कैसे कंट्रोल रखती है? ठीक है, तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन दी गवर्नमेंट। जो लोग सरकार चला रहे हैं, पार्लियामेंट उन लोगों को क्या करती है? कंट्रोल में रखती है। कैसे? सिंपल चीज बता रहा हूं। एक व्यक्ति जैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सरकार चला रहे हैं हम कहेंगे, तो उन लोगों को पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए रहेगी। जैसे 543 सीट्स हैं, तो ये 543 सीट्स में से मेजोरिटी जब होगी 271 प्लस, ठीक है, मेजोरिटी सीट जब होंगी तभी क्या होगा? जो लोग सरकार में आज हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तभी वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर आप किस बेसिस पर पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है, तो फिर किस बेसिस पर आप निर्णय ले रहे हो? ठीक है, तो दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट में आपके फेवर में होना चाहिए। मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो जिसके पास मेजोरिटी उसकी सरकार, तो जिसको सरकार बनाना है उसको मेजोरिटी चाहिए रहेगी। ये दूसरा फंक्शन या फिर दूसरी नीड हो गई पार्लियामेंट की। तीसरा फंक्शन, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। हाँ जी, देश किसका? जनता का। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कहां पे? पार्लियामेंट में। तो देश का पैसा किसका? जनता का। तो अब जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो वो पैसा भी कंट्रोल करें, तो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा पैसा। बजट पार्लियामेंट में पास होता है, बजट पार्लियामेंट के मेंबर्स सैंक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जैसे आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री सैंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड दी पब्लिक मनी। अगर पैसा खर्च करना है, वो पब्लिक मनी अगर यूज करना है, तो उसके लिए, उस पब्लिक मनी को इस्तेमाल करने के लिए पार्लियामेंट्री सैंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट इज नीडेड टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट। अगर बजट पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ तो सरकार उस चीज को खर्च ही नहीं कर सकती, उस पैसे को। तो कुल मिला के आप क्या कहोगे कि देश का पूरा पैसा जो है उसको कंट्रोल करने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास में। तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन क्या होता है कि पार्लियामेंट एक्ट्स एज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। हाँ जी, वो बात अलग है कि आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट में लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, कुर्सी मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन थ्योरी अगर हम कहेंगे तो पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट है। पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट मतलब क्या है कि अगर कोई भी, जैसा आप देखते हैं कोई भी मुद्दा है, पेट्रोल के दाम बढ़ने से लगा के टमाटर के दाम बढ़ने तक, हर मुद्दे को आप हाईएस्ट लेवल पे कहीं डिस्कस कर सकते हो तो वो पार्लियामेंट है। पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी आर डिस्कस्ड इन दी पार्लियामेंट। तो कोई भी पब्लिक इशू है, ठीक है, कोई भी नेशनल पॉलिसी है, कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज है, तो हर चीज जो है इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर हर चीज डिस्कस नहीं करोगे तो मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है, जैसे बोलते हैं ना कि गली नुक्कड़ में बैठ के उस कॉलोनी के, उस क्षेत्र के बुजुर्ग लोग, वो हाईएस्ट फोरम हो गया उनका, वो पेड़ के नीचे बैठ के डिस्कस करने वाला। तो इसी नेशनल लेवल पे अगर कोई इशू है तो उसको डिस्कस किया जाने वाला, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उस इशू को हाईलाइट किया जाने वाला हाईएस्ट फोरम पार्लियामेंट ही होता है। ठीक है, तो ये चार फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के जो आपको ध्यान रखना है। नीड जो है वो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्यों पार्लियामेंट चाहिए। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस, नीड, पावर। सवाल बहरूपिया होता है, किसी भी तरह से जाए आपके पास डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो होती ना, अब हर कंट्री में जैसे आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इफेक्टिवली काम करने के लिए पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं। दो हाउसेस, इन्हें दो चैम्बर भी कहा जाता है। तो मेनली पार्लियामेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिन्हें दो चैम्बर्स या दो हाउसेस भी कहा जाता है। जैसे हमारे देश में क्या है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा क्या है, तो लोकसभा जो डायरेक्ट, लोकसभा जनता का, जैसे आप कहेंगे कि जो डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोकसभा में, जो 543 रिप्रेजेंटेटिव बता रहा हूं, वो लोकसभा हो गए। ठीक है, तो उसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है कि आम जनता ने जिन्हें चुन के पहुंचाया है। और एक होता है राज्यसभा, मतलब जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को शो करते होंगे, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, एक राज्यसभा होता है। अब लोकसभा और राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। क्यों और कैसे, ये समझ लेना, बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ बच्चे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन किसी भी चीज को अगर लॉ बनना है, किसी भी बिल को, जैसे ऑफिस मेमोरेंडम को अगर पास होना है, तो वो लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट की हामी, हाँ भाई लॉ बना दो, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो शी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी हाउस, बट हर एसेंट इज रिक्वायर्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस।
क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बिल को कानून में बदलना है, लॉ में बदलना है, तो प्रेसिडेंट की हामी चाहिए रहती, एसेंट चाहिए रहती। इसके लिए प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। उसके अलावा जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा क्या है? लोकसभा मैंने आपको बताया कि इज ए हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, यानी कि जो आम जनता, ये 543 रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, तो पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की आम जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। तो इस कंटेक्स्ट में से हाउस ऑफ पीपल कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आम जनता ने चुना है लोगों को, और वो जो जिन लोगों को चुना है आम जनता ने, वो लोग क्या करेंगे? फिर जनता के बिहाफ पे निर्णय लेंगे वहां पे। तो हाउस ऑफ पीपल कहलाता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो अगर आप इस देखेंगे तो रियल पावर जो है वो एक्सरसाइज करता है लोकसभा। लोकसभा के अभी हम पावर समझेंगे कैसे राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो एक ये हो गया लोकसभा का पॉइंट। दूसरा क्या है कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, जो कि हर 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ है, जैसे आप आज चुनाव में लड़े, चुनाव में जीत गए, तो अगले 5 साल तक आप लोकसभा के मेंबर होंगे, 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, है ना। तो इट डिसॉल्व्स आफ्टर एवरी 5 ईयर, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस नहीं कहते, टेम्पररी हाउस होता है ये। हर 5 साल में फिर से री इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा। वहीं पे राज्यसभा की बात करोगे तो राज्यसभा आम जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। हमने अपने एमएलए को चूज कर लिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और हमारे एमएलए जो होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे कंट्री है, इस कंट्री के अंदर आप क्या देख रहे हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स में क्या होती है? जनता जो है स्टेट के एमएलए को चूज करती है। ठीक है, एमएलए को चूज करती है। अब हर स्टेट के एमएलए है, तो हर स्टेट के जो एमएलए होंगे ना, हर स्टेट के एमएलए क्या करते हैं? अपने अपने स्टेट से राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वोटिंग नहीं हो रही राज्यसभा के लिए, हमने अपने एमएलए को चूज कर लिया और हमारे एमएलए राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मध्य प्रदेश के एमएलए चूज करेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, ऐसा। तो इसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा, राज्य यानी स्टेट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, दिस इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने बताया हम वोट नहीं देते, हमारे एमएलए जो स्टेट्स के, वो स्टेट्स के बेसिस पे पहुंचाते हैं कि राज्यसभा में कितने मेंबर जाएंगे। ठीक है, परफॉर्म्स स्पेशल फंक्शन सच एज लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है तो राज्यसभा का, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि वो जब काउंसिल ऑफ स्टेट है तो स्टेट के इंटरेस्ट को देखने का काम करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। राज्यसभा जो रहते हैं तो राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो 245 मेंबर्स जो होते हैं, तो उसमें भी कैसा बाइफर्केशन है कि 233 तो स्टेट के एमएलए इलेक्ट करेंगे और 12 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड में। जैसे किसी ने आर्ट में, कल्चर में, साइंस में, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है, तो वो नॉमिनेट होके क्या बनते हैं? वो नॉमिनेट होके क्या कह सकते हैं? वो नॉमिनेट होके मेंबर ऑफ राज्यसभा बनते हैं। ठीक है, आर इलेक्टेड फॉर 6 इयर्स। अब राज्यसभा के जो एमपीज रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं राज्यसभा के, उनका 6 साल का टेन्योर रहता है। और सारे के सारे लोग ऐसा नहीं कि एक साथ आए पूरे 245 और 245 एक साथ वापस चले गए। 1/3 मेंबर हर साल, हर 2 साल में रिन्यू होते रहते हैं। तो एंड 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा डिसॉल्व्स आफ्टर एवरी 2 ईयर। तो मतलब क्या होगा कि इस साल मान लो जैसे कि इस साल 1/3 मेंबर गए, तो 1/3 मेंबर नए आ जाएंगे। अब ये जो 1/3 मेंबर नए आए, तो इनका 6 साल बाद टर्म कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये 6 साल तक रहने वाले हैं, और 2 साल बाद जो बचे हुए 2/3 मेंबर्स थे, उसमें से 1/3 चले जाएंगे। तो कभी भी राज्यसभा पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, उसमें हमेशा क्या रहता है? हमेशा जैसे आप देखोगे 2/3 मेंबर बचे रहते हैं और हर 2 साल के गैप पे 1/3 मेंबर को रिन्यू करते रहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से कभी डिसॉल्व नहीं होता है। फाइन। अब अगर जैसे हम देखें कि राज्यसभा को अपर चैम्बर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, परमानेंट हाउस राज्यसभा, टेम्पररी हाउस लोकसभा। राज्यसभा का एक और नाम क्या है? अपर चैम्बर, और लोकसभा का लोअर चैम्बर। इसका मतलब क्या यह है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है? नहीं। ठीक है, डज इट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल? तो नो, नॉट एट ऑल। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ सेइंग। अपर चैम्बर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट रहता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। ओल्ड स्टाइल ऑफ सेइंग है। इनफैक्ट जैसे अगर आप यहां देखोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, तो राज्यसभा को
कुछ स्पेशल पावर्स देता है स्टेट्स के ऊपर कि हाँ स्टेट के इंटरेस्ट की अगर बात हो रही है तो राज्यसभा का अप्रूवल इसलिए जरूरी है, ये सारी चीजें। लेकिन बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। अधिकतर मामलों पे, अधिकतर मुद्दों पे सही मायने में जो पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। अब सही मायने में पावर लोकसभा के पास कैसे होती है, तो यही आपका सवाल बनेगा। ध्यान रखना, राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंशिएट करने को आएगा तो आप लिख सकते हो बहुत अच्छी तरह से। कौन कौन मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, ठीक है। राज्यसभा अपर चैम्बर, लोकसभा लोअर चैम्बर, राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है। अब आगे अगर बढ़े एक कदम और थोड़ा सा, तो आपको यहां समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि लोकसभा जो है ना, तो लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। लोकसभा के पास पावर ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर्ड विथ राज्यसभा। लोकसभा रियल पावर एक्सरसाइज करता है। अब सवाल यह है कि लोकसभा कैसे पावर एक्सरसाइज करता है राज्यसभा से ज्यादा, या फिर लोकसभा के पास राज्यसभा से ज्यादा पावर कैसे है, ठीक है। तो हाउ, दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। तो यहां क्या बताया गया है कि ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको तीन, ये 3 पॉइंट पे सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। तो सवाल बहरूपिया होगा, वो शब्द किसी भी तरह से मॉडिफाई हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का कंटेक्स्ट वही रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन का कंटेक्स्ट वही रहने वाला है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि लोकसभा ऐसे पावर एक्सरसाइज करता है कि जब मान लो किसी एक निर्णय पे लेके डेडलॉक लग जाता है कि ना लोकसभा मान रहा है ना राज्यसभा मान रही है, ठीक है, तो क्या होता है, इस स्थिति में ज्वाइंट सेशन होते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाते, बोलते हैं आओ एक टेबल पे बैठो जरा, क्या मुद्दा है, ठीक है। तो जब ज्वाइंट सेशन होते हैं ना, तो लोकसभा की बात, लोकसभा का व्यू जो है ना वो प्रिवेल कर जाता है, लोकसभा की लग बैठती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर कितने बताए मैंने, 543, राज्यसभा के मेंबर कितने बताए, 245, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो अब दिखती बात है कि किसकी चलना है, ठीक है। दोनों साथ में बैठेंगे तो भी अकेले ही लोकसभा के लोगों की मेजोरिटी हो जाती है। तो ड्यूरिंग द ज्वाइंट सेशन जब करवाए जाते हैं, जब प्रेसिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन को, तो दी व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल, ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू हाउसेस, मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर इन ज्वाइंट सेशन, ठीक है, एंड द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स ज्यादा होते हैं लोकसभा में, इसके लिए लोकसभा के व्यू प्रिवेल करने की चांसेस रहती है। दिस इज हाउ लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा, ठीक है। इस तरह से लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। दूसरा देखें तो लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। हाँ जी, मनी मैटर्स। क्या हो रहा है कि क्या होता है, देश, जनता का पैसा, तो जनता के पैसे के ऊपर निर्णय लेने की पावर उसके पास होना चाहिए जिसे जनता ने चुना। तो जनता के द्वारा चुने गए लोग तो लोकसभा में रहते हैं, राज्यसभा में तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग लोकसभा में। तो इस कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखोगे कि बजट जब पास होता है, ठीक है, बजट और, ठीक है, बजट ऑन एनी मनी रिलेटेड लॉ, ठीक है, बजट या फिर कोई भी मनी रिलेटेड लॉ अगर आता है, ठीक है, मनी बिल जिसे कहा जाता है, तो बजट और मनी रिलेटेड लॉज पास्ड बाय लोकसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। अगर कोई मनी रिलेटेड लॉ जो है वो लोकसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा उस लॉ को रिजेक्ट नहीं कर सकती है, राज्यसभा को भी पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मनी से रिलेटेड मैटर्स जो रहेंगे तो वो उस पे लोकसभा ज्यादा पावर एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है राज्यसभा, इट कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा नहीं पास कर रही तो इट इज डीम्ड टू बी पास्ड, कि अब तो हो गया पास, रखो तुम अपने पास ही, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा मनी बिल्स को 14 दिन तक डिले कर सकती है, या फिर कुछ चेंज सजेस्ट कर सकती है कि लाओ ये चेंज कर लो। अब जैसे लोकसभा ने बोला कि हमें इस चीज का टैक्स बढ़ाना है, राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा ने बोल दिया कि नहीं इतना मत बढ़ाओ, 10% ही बढ़ाओ। वापिस लोकसभा के पास आया तो लोकसभा क्या लोकसभा बाउंड है कि उन्होंने जो चेंजेस सजेस्ट करे वो फॉलो करना है? नहीं, लोकसभा क्या बोलेगी, नहीं यही पास करेंगे। तो मतलब कि 14 डेज तक डिले कर सकती है या फिर कुछ चेंज सजेस्ट कर सकती है राज्यसभा। लेकिन अगर लोकसभा को चेंज पसंद नहीं भी आया ना, तो ठीक है, लोकसभा इज नॉट बाउंड टू फॉलो इट। लोकसभा ऐसे बोल सकते हैं ना कि राज्यसभा के तले दबी हुई नहीं है कि उसको फॉलो ही करना पड़ेगा जो एडवाइस दी है राज्यसभा ने। लोकसभा की जैसी मर्जी होगी मनी बिल पे वो वैसा काम कर सकती है। तो मनी रिलेटेड मैटर्स में लोकसभा ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर रही है। ये दूसरा पावर हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया जो ये प्रूव करता है कि लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। तीसरा पॉइंट, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। देखो हमने क्या देखा अभी कि फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट जो है, तो इसमें एक फंक्शन ये है कि इट कंट्रोल्स द पीपल इन गवर्नमेंट।
पार्लियामेंट में जिसके पास मेजोरिटी है उसकी सरकार है। तो यहां पे आप जिस देखोगे राज्यसभा में मेजोरिटी तो ऑटोमेटिकली किसी एक की पार्टी की होना उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितने राज्यों में सरकार है, क्योंकि राज्य की जो सरकारें होंगी वो पहुंचाएंगी अपने यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा को, ठीक है। लेकिन लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, उन्हीं मेंबर्स के बेसिस पे क्या बनती है, सरकारें बनती हैं, ठीक है। तो यहां पे समझना कि लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बने रहना है तो उसे लोकसभा की मेजोरिटी चाहिए रहेगी। अगर लोकसभा की मेजोरिटी गिर गई तो सरकार गिर गई, समझ गए। तो यहां पे आपको समझना होगा, तो ओनली द पर्सन हु एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, ठीक है, कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। और अगर मान लो अभी एट प्रेजेंट जैसे मान लेते हैं मोदी जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोदी जी के अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, किसी ने, जैसे राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है कि व्हेन अ मोशन इज ब्रॉट अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज आस्क्ड टू शो द मेजोरिटी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है और मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, और अगर मान लो फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर ऐसा होता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को मेजोरिटी दिखाना पड़ेगी, मतलब मेजोरिटी वोट्स चाहिए रहेंगे लोकसभा के, और अगर नहीं दिखा पाई मेजोरिटी वोट अगेंस्ट माय नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी फोर्स्ड टू क्विट। तो सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को मतलब फोर्स किया जाएगा कि अब तुम क्विट करो क्योंकि तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे यहां पे कि अगर किसी को अपनी सरकार बचाए रखना है या फिर किसी की सरकार तय होती है किससे, लोकसभा से, तो दिस इज हाउ द लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। राज्यसभा में अगर मेजोरिटी नहीं भी है तो भी चलते रहेगी, सरकार तो जिसकी है उसकी चलेगी, लेकिन लोकसभा में अगर मेजोरिटी गिर गई तो सरकार गिर जाएगी। तो These are the points which proves, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैसे लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। चलो, तो अब जैसे अगर हम देखेंगे तो पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया, पार्लियामेंट मतलब हमने लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का काम लॉ बनाने का होता है वो हमने समझ लिया, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा कैसे पावरफुल है, पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, सारी चीजें। अब आते हैं हम लेजिस्लेचर के बाद में एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव क्या है, तो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर द वन हु लेजिस्लेट्स, तो उसने लॉ बना दिया। अब लॉ बनने के बाद में जो लॉ को लागू करने का काम होगा वो किसका होगा, लॉ को लागू करने का काम होगा एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। तो व्हाट डज द टर्म एग्जीक्यूटिव मीन, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, तो दे एग्जीक्यूट्स द डिसीजन, दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिसने लॉ बना दिया तो लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें, जैसे अब आप ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी से ही रिलेट करो, तो वो ऑफिसर ने साइन किया, ऑफिसर ने पूरा कानून नहीं बनाया, वो पार्लियामेंट से पास हुआ बिल, सारा सब कुछ, रिजर्वेशन तब मिला, लेकिन वो ऑफिसर के साइन से क्या हुआ, ऑफिसर के साइन से वो कन्वर्ट हुआ किस चीज में, एक लॉ में कन्वर्ट हुआ ना। तो एग्जीक्यूट करना, जैसे हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है, ये लॉ बना दिया, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे। अब वो ये तय करना है कि लोग हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं, लोगों को हेलमेट पहनवाओ नहीं तो पर्ची काट देंगे उनकी, ये काम पुलिस कर रही। तो पुलिस क्या कर रही है, एक एग्जीक्यूटिव होगी ना, हु इज एग्जीक्यूटिंग दी लॉज, एग्जीक्यूटिंग दी लॉज। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे आप मिनिस्टर्स को देखोगे, प्राइम मिनिस्टर्स को देखोगे, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय के लिए इलेक्ट होते हैं, जैसे 5 साल बाद फिर चुनाव लड़के फिर आना होगा तभी तुम रहोगे पावर में, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। दे वेकेट द पोजीशन विद द चेंज इन द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मान लो सरकार में बदलाव आया, तो सरकार में बदलाव आया तो क्या करना होगा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उन्हें भी अपनी कुर्सियां बदलनी होगी। फॉर एग्जाम्पल 2024 के चुनाव में मान लो दूसरी पार्टी आ गई, तो दूसरे लीडर्स प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। तो दे वेकेट द पोजीशन विद द चेंज इन गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स जैसे पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, समझ में आया। तो क्या ध्यान रखेंगे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्पररी होते हैं, सरकारें बदलेंगी, एग्जीक्यूटिव्स बदल जाएंगे, ठीक है। चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। और दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स का, तो ये कौन होते हैं, दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट,
मेरिट मतलब क्या है कि आपको पेपर निकालना पड़ता है, पेपर निकाल के आप पास करते हो तब आप पुलिस बनते हो, तब आप कलेक्टर बनते हो, तब आप क्या बोल सकते हो ऑफिसर बनते हो, ठीक है। तो यहां जैसे वो ऑफिस मेमोरेंडम में वो जो ऑफिसर थे तो वो क्या थे, एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक लॉ को लागू करवाया, ठीक है। तो दे आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड अपॉइंटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। और इसमें सरकारें आएंगी और जाएंगी, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे या फिर कह सकते हैं ये जो ऑफिसर्स रहेंगे वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, अपना जीवन भर काम करेंगे। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस, पार्टी बदल जाएगी तो भी वो अपनी जगह ही रहेंगे, ठीक है। जैसे सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। काम दोनों का वही है कि वो लॉस को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, बस ये जनता के प्रतिनिधित्व को करते हुए लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं और ये उनको असिस्ट करते हैं एज अ प्रॉपर जॉब परमानेंट एग्जीक्यूटिव की तरह, ठीक है। अब एक सवाल आता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव सर पढ़ लिख के पेपर निकाल के आते हैं, इन लोगों को क्या है, लोगों ने चुन लिया और आ गए, इनके पास हो सकता है ज्ञान ज्यादा हो, इनके पास उतना ज्ञान ना हो, फिर भी हम क्या देखते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो देन व्हाई डिड द मिनिस्टर्स हैव द फाइनल से इन डिसीजन मेकिंग, जब नॉलेज और स्किल परमानेंट एग्जीक्यूटिव की ज्यादा होती है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि यहां पे हम किस हिसाब से चल रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, ठीक है। तो द रीजन इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को लोगों ने नहीं चुना है, उन्होंने खुद मेहनत करके पेपर निकाला है। लेकिन यहां पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं तो दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। यहां पे विल ऑफ द पीपल रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जनमत, जनादेश दिख रहा है। तो डेमोक्रेसी में जिसके पास जनमत है उसके पास जय जयकार है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, देयरफॉर मिनिस्टर्स हैव मोर पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है। देयरफॉर ही शी इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर बाय द सपोर्ट ऑफ पीपल। अब आपको एक चीज ये भी सिंपल समझना होगी क्या, कि पॉलिसी कैसे बनाना है, मतलब जैसे हेल्थ सेक्टर में एक हेल्थ सेक्टर का स्पेशलाइज्ड आदमी जो रहेगा उसे पता रहेगा कि हाँ क्या क्या काम है, लेकिन ओवरऑल जनता क्या चाह रही है, वो जनता का जनप्रतिनिधित्व जो होगा, जो कह सकते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स कैन टेल द रूट, तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर एक्सपर्ट्स, वो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, वो इकोनॉमिक्स जानते हैं, वो एक्सपर्ट जो वो रूट बता सकते हैं, लेकिन बट समवन विद द लार्जर व्यू डिसाइड्स द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ना, उनका एक लार्जर व्यू होता है, वो डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, किस तरफ आगे बढ़ना है, तो वो दिशा निर्देश दिखाते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं, जो कि नो डाउट स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, तो वो बताते हैं कि रास्ता कैसे बनाना है अपने को, और ये उस मंजिल का वो बताते हैं कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये हो गए एग्जीक्यूटिव्स की बात। अब एग्जीक्यूटिव्स में जैसे आप देखोगे तो आपने देख लिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब अगर हम देखें तो दो प्रोमिनेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट, दोनों ही एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जैसे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री कहेंगे हम, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप क्या कह सकते हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं पूरी सरकार को, ठीक है। तो एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट के बारे में हम समझेंगे। तो अब जैसे अगर हम देखें ना, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में कुछ केसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन, मतलब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पर्सन तो बदलते रहेंगे ना। तो आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, आज से 10 साल पहले कोई प्राइम मिनिस्टर थे, और आज से 10 साल बाद कोई और होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली अ पर्सन, ही शी इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, जहां से कंट्री के सारे मेजर डिसीजंस जो है वो लिए जा रहे हैं, ठीक है, एक मेजर इंस्टीट्यूशन है। तो लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। अब बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, तो देश में कोई भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट देने नहीं जाता है, देश में कोई भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देने जाता है। हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा जीतते हैं उस पार्टी का कोई एक व्यक्ति क्या बनता है, एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यह ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं, तो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, जिस पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मेजोरिटी में होंगे, उस पार्टी के सारे रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक व्यक्ति को, जिसे पार्टी चाह रही होगी, उसे क्या कर दिया जाता है, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लीडर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन पार्टीज इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। जो मैंने आपको बताया ना, जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। ही शी कंटिन्यूज टू बी इन पावर एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन। और वो व्यक्ति कब तक प्राइम मिनिस्टर बना रहेगा? जब तक वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर रहेगा। जिस दिन उसकी पार्टी को या फिर उसके कोलिजन को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, अब सर वही है, लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी उसकी सरकार, ठीक है। तो ये कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनता है तो कैसे बनता है। अब यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कुछ पावर्स को फंक्शन करते हैं, मतलब कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे वो कैबिनेट मिनिस्टर को डिसाइड करते हैं कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर वाली चीज हम एक साथ पढ़ेंगे, मैं सोच रहा हूं एक एक करके पढ़ते चले। तो पहले पूरा प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेते हैं अपन। अब प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन समझ में आई आपको कि पोजीशन जो रहती है डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, मेजोरिटी लीडर जो होते हैं किसी भी पार्टी के या कोलिजन के, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट हो जाते हैं। तो ये आपको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन समझ में आई है। अब पावर्स और फंक्शंस की अगर बात की जाए तो क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग जितनी भी होती है ना, तो जैसे अभी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ही तय करते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन होगा। अब जब उनकी सारी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को सुपरवाइज करने का काम भी किसका रहता है? उस मीटिंग को सुपरवाइज करने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का रहता है, ठीक है। ही एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटर, टेक्स द फाइनल डिसीजन इन ऑल द मीटिंग्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर का काम हो गया, ठीक है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ही काम करेंगे। सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से काम करेंगे। सारे मिनिस्टर्स जो है तो प्राइम मिनिस्टर को ही एक तरह से देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ही अपनी पावर डिराइव करते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मिनिस्टर्स को डिसमिस भी कर सकते हैं, अपॉइंट करते हैं तो डिसमिस भी कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की पावर है। फाइन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि वो लीडर ऑफ मेजोरिटी है, मतलब कह सकते हैं मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं, ठीक है। वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, सारी चीजें। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, जहां पे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग द पावर ऑफ पीएम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो क्या होता है कि मीडिया दोनों को अलग अलग तरह से दिखा रही है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को अलग अलग तरह से दिखा रही है। बीजेपी पूरा अपना नैरेटिव जो है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इर्द गिर्द बनाती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, हर जगह ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आप जिस देखेंगे मीडिया पहले प्राइम मिनिस्टर को कुछ अलग तरह से दिखाती थी, अभी प्राइम मिनिस्टर को कुछ अलग तरह से दिखाती है। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इट ऑल्सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर कि हाउ द पार्टीज आर प्रोजेक्टिंग हिज और हर पोजीशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस को कैसे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ पीएम डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। अब मैं वही कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो एक कुर्सी है, और उस कुर्सी पे आदमी बदलते रहते हैं। तो उस कुर्सी पे जब आदमी बदलते रहते हैं तो ये उस आदमी पे भी निर्भर करता है कि उस कुर्सी पे कैसा आदमी बैठा है। कोई इस तरह से बैठेगा बढ़िया, कोई इस तरह से दुबुक के बैठेगा। तो उस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन। उस पोजीशन को होल्ड करने वाले इंसान की पर्सनालिटी कैसी, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। पावर ऑफ पीएम इन अ कोलिजन पॉलिटिक्स। अब अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पावर हमें ये समझ में आ गई है कि ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर की, उस पर भी डिपेंड करती है कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। मिनिस्टर्स के वर्क को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, ठीक है। सारी कैबिनेट मीटिंग्स को वो करते हैं, हेड करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ये सारा काम तो हो गया। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की पावर जो होती है ना कोलिजन पॉलिटिक्स में अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कोलिजन क्या होता है? जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, ठीक है, 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब मान लो कि पार्टी ए को 200 सीट ही मिली, तो अब उसने क्या किया कि पार्टी बी के साथ में हाथ मिला लिया जिसके पास 100 सीट्स थी। तो अब क्या हो रहा है, 100 सीट्स थी तो 100 और 200 वालों ने हाथ मिला लिया तो 300 सीट हो गई। तो इस तरह से सरकार तो बन जाएगी क्योंकि ये 300 लोग एक साथ आ गए अब,
ठीक है, और चाहिए 272 प्लस। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि व्हेन अ सिंगल पार्टी फेल्स टू सिक्योर द मेजोरिटी, जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो मल्टीपल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो मल्टीपल पार्टीज जब एक साथ आती गवर्नमेंट बनाने के लिए तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर की पावर जो रहती है ना, अब बताओ बहुत ज्यादा होगी पावर या कम होगी? यहां पे पावर रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिन्हें अपना पार्टनर बनाया है तो उस पार्टनर के साथ पावर शेयर करना पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर मैं बन रहा हूं, अगर मैं अपने पार्टनर को बोलूंगा कि चलो तुम होम मिनिस्टर बन जाओ, समझे, ऐसा रहता है। तो यहां आपको केस समझना होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट में आपको डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट पीपल को अकोमोडेट करना होता है, अपने साथ लाना होता है, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप एंड पीपल, और उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जो पावर होगी ना प्राइम मिनिस्टर की वो रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज नाउ रिक्वायर्ड टू हीड टू द व्यूज ऑफ द अदर कोलिशन पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स की बात सुनना पड़ेगी, ठीक है। देयरफॉर he or she is required to heed to the views and position of coalition partners, ठीक है, because their support is essential for the survival government, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है कि 200 प्लस 100 करके सरकार बनाइए ना, तो जब तक ये 100 साथ रहेंगे तब तक ये सरकार है, तो उन 100 लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो उनकी जी हजूरी करना पड़ेगी, उनके आगे सारी बातें सुनना होगी, मानना होगी, समझ गए? ये केस रहता है, ये केस रहता है। अब अगर जैसे हम देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, क्या बताया मैंने कि एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर एक एग्जीक्यूटिव हो गए, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या है कि मिनिस्टर्स का एक ग्रुप जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, अलग अलग, वही बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर दौड़ दौड़ के सब जगह काम थोड़ी संभाल लेंगे, प्राइम मिनिस्टर एक तरह से शक्तिमान थोड़ी ना है। पॉइंट क्या हो रहा है कि उन्हें असिस्ट करने के लिए आप जैसे देखेंगे तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं कि रेलवेज को अलग व्यक्ति देख रहा है, फाइनेंस को अलग व्यक्ति देख रहा है, डिफेंस को अलग व्यक्ति देख रहा है, होम मिनिस्ट्री को अलग व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे वो प्रेसिडेंट को क्या होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस फ्रॉम हिज ओन पार्टी और फ्रॉम द काउंसिल पार्टनर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो अपॉइंट कर रहे हैं मिनिस्टर्स को, तो वो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको बना दो मिनिस्टर, टीका लगा दो, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि वो मिनिस्टर कौन कौन होंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर की खुद की पार्टी से भी हो सकते हैं या फिर कोलिशन पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब कि जिनके साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई, अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो उस पार्टी से भी हो सकते हैं, ठीक है, उस पार्टी से भी हो सकते हैं। अब अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी, तो अब जिस व्यक्ति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है ना, तो या तो वो क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा कि चुनाव जीत के आया है, चुनाव जीत के आया कोई एक एमपी है, तो जो मान लो जैसे इनके 300 एमपी है, तो 300 एमपी में से किसी 10 एमपी को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया। अब ऐसा भी व्यक्ति जो उन एमपी में नहीं है, मतलब इलेक्ट होकर नहीं आया है, उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी मेड अ मिनिस्टर, उसे भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। क्या हो रहा है कि चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में एक पार्टी जीत जाती है, उस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ जीते हुए लोग हैं, इनमें से जीते हुए लोगों में से मैं इनको ये मिनिस्टर, इनको ये मिनिस्टर, इनको ये मिनिस्टर बना देता हूं। फिर उन्होंने देख लिया अरे दिगराज सर भी तो हैं, तो दिगराज सर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब मैं तो चुनाव लड़ा नहीं था, तो क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूं? जी हाँ, आई कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक है, मैं मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जा सकता हूं पार्लियामेंट में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई वाज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन फिर एक शर्त है क्या कि ही शी हैज टू गेट इलेक्टेड इन पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। तो अगर मुझे मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है ना, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर मुझे कहीं से चुनाव लड़के अपने आप को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाना होगा, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनवाना होगा। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कौन कौन अपॉइंट हो सकता है, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आखिर है क्या? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक 60 to 80 मिनिस्टर्स की ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट रैंक पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 तरह के मिनिस्टर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी जो रहते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियोज दिया जाता है, ठीक है, दे आर इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, जैसे हेल्थ हो गया, मैं बता रहा हूं ना, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद में फाइनेंस हो गया। तो ऐसे मेजर मिनिस्ट्रीज के क्या बनाए जाते हैं, उन्हें इंचार्ज बनाए जाते हैं। इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेस अबाउट 20 मिनिस्टर्स,
और जो इनर रिंग होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है, इनर रिंग मतलब क्या कि जो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो उसमें जो कोर मेंबर होंगे ना, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेंगे, तो वो जो इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें 20 मिनिस्टर्स के आसपास होते हैं जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के बाद में जो दूसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है वो कौन सा होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। समझ रहे हो? क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट आर दी कहेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट ग्रुप्स अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कुछ, जो कि टॉप लेवल लीडर होते हैं, जो मेजर मिनिस्ट्री के इंचार्ज होते हैं, जो कि इनर रिंग ऑफ मिनिस्ट्री है। फिर कुछ होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो दे आर इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री, छोटी छोटी मिनिस्ट्री के इंचार्ज होते हैं। पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड, ठीक है, जो स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि आओ जरा मीटिंग में तुम्हारी जरूरत है तो वो आते हैं। इनको स्मॉलर मिनिस्ट्रीज दे दी जाती है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो दे आर अटैच्ड विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये तीन ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। तीन ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इसीलिए कभी कभी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी कह ले तो कैबिनेट भी कह ले तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पावर को कैबिनेट के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं ना। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को सबको क्या करना पड़ता है? एक साथ काम करना होता है। जो भी पार्टी स्टैंड ले रही होती है तो अगर वो एग्री नहीं भी कर रहे तो उनको जैसा पार्टी ने स्टैंड लिया वैसा स्टैंड लेना पड़ता है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, तो एक ही स्टैंड लेते हैं, फाइन। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं तो इनको, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, जो कह सकते हैं ना, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, तो वो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीज की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। तीसरा, जैसे अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्यों कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तीसरा, जैसे अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट की भी पोजीशन कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप देखोगे हेड ऑफ द स्टेट कंट्री में सबसे पहले, प्राइम मिनिस्टर से भी पहले प्रेसिडेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करते हैं, अभी बताऊंगा कैसे, लेकिन कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ही सी इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही शी हैज द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ द ब्रिटेन। रियल पावर और नॉमिनल पावर दो चीजें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप देख रहे हो ना, अपॉइंटमेंट सबके प्रेसिडेंट कर रहे हैं एक तरह से, तो देखा जाए तो सब बोलो सर प्रेसिडेंट सबसे आगे, प्राइम मिनिस्टर तक को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट तो बहुत, और प्रेसिडेंट को ऐसा भी नहीं कि मेजोरिटी चाहिए रहेगी, वो प्रेसिडेंट तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो रियल पावर जो होती है डिसीजन लेने की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन सारा काम, जैसे ऐसे समझ लो कि अब आपके दादाजी रिटायर हो गए हैं, दादाजी घर में बैठे रहते हैं, लेकिन घर में के कोई भी काम रहता है तो वो उनके हाथों से ही करवाया जाता है। तो वो नॉमिनल पावर लेकिन दादाजी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पिताजी जो हैं तो वो क्या कर रहे हैं? घर का पूरा काम संभाल रहे हैं, रियल डिसीजन मेकिंग पिताजी कर रहे हैं, लेकिन वो एवरीथिंग गोज अंडर द हैंड ऑफ दादाजी। तो नॉमिनल पावर आपके दादाजी एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो वाला केस रहता है। तो ही शी हैज द नॉमिनल पावर लाइक क्वीन ऑफ ब्रिटेन, हिज हर फंक्शंस आर मोस्टली सेरेमोनियल, ठीक है। तो वही सेरेमनी के हिसाब से उनके फंक्शंस रहते हैं कि हाँ हाथ तुम लगा दो, वैसा वाला काम है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, प्रेसिडेंट को लोग, जनता चुनती नहीं है। प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है? जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो एमएलए होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वो लोग चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। देन हाउ ही इज इलेक्टेड, तो वही बता रहा हूं कि इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज, तो इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? वोट देके चूज करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने देखा था ना कि राज्यसभा के एमपी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। द वन हु गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ वोट इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो हर पार्टी कैंडिडेट को खड़ा करती है अपने अपने, और जिस कैंडिडेट को एमपीज और एमएलए के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है, फाइन। ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट, ये समझना। तो प्रेसिडेंट जो है ना, हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करता है? सबसे फर्स्ट सिटीजन की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट होते हैं,
लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट क्लेम नहीं कर सकते कि पूरी पावर मेरे पास है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये जरूरी था। अगर प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट करवा देते तो फिर प्राइम मिनिस्टर आगे या प्रेसिडेंट आगे, इसमें हमेशा लड़ाई रहती। तो प्राइम मिनिस्टर के पास में रियल पावर है, सेरेमोनियली या फिर कह सकते हैं नॉमिनल पावर आपने प्रेसिडेंट को दे दी, लेकिन प्रेसिडेंट वो डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट जो है, मतलब पॉपुलर मैंडेट मतलब वही जनता का वो जो सपोर्ट है, वो प्रेसिडेंट कभी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते जनता के द्वारा। ठीक है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट अगर जिसे देखोगे तो हर चीज, प्रैक्टिकली हर चीज प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं देश में। ठीक है, सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो है टेक्स अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मेजर अपॉइंटमेंट्स जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, एम्बेसिडर्स और अदर कंट्रीज आर डन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सारे मेजर अपॉइंटमेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट कर रहे हैं। सारे मेजर अपॉइंटमेंट जो है, तो तिलक लगा के 10 रुपए का नेंग देके लेटर देने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। फाइन, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है और एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स पे प्रेसिडेंट का नाम होता है। ठीक है, उन एग्रीमेंट्स पे प्रेसिडेंट का नाम होता है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट है। तो ये सारी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, लेकिन बट ध्यान रखना है कि ये सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली व्हेन द एडवाइस ऑफ, ओनली विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देंगे कि हाँ ये करना है, तो वो सारा काम प्रेसिडेंट कर देंगे। अब समझ में आया कि नॉमिनल क्यों लिखा है, कि नॉमिनल पावर होती है इनके पास, जैसे कि ब्रिटेन में क्वीन के पास होती है। ठीक है, कि काम सारे क्वीन ही कर रही है, वैसे ही काम सारे प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट को सब काम कब करना होगा? जब प्राइम मिनिस्टर हेडेड, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। तो जैसे ऑफिस मेमोरेंडम के केस में हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट वो लॉ प्रेजेंट करते हैं, सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन वो इनिशिएट कौन करता है? तो इनिशिएट तो जनता गवर्नमेंट ने मैनिफेस्टो दिया, सरकार बनी वीपी सिंह की, तब वो इनिशिएट हुआ। तो कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जैसी एड और एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वैसा करना होगा। तो वही क्या हो रहा है कि रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास में। अब एक सवाल आया होगा, अगर मान लो प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं अहम है, ईगो है, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात, प्रेसिडेंट क्या जो एडवाइस दी गई है हर एडवाइस को आंख बंद करके मानेंगे या फिर मना भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री टू द एडवाइस गिवन टू हिम? जो एडवाइस दी उससे अगर एग्री नहीं हो रहे प्रेसिडेंट, तो क्या? तो इफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट एग्री नहीं हो रहे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को, तो ही शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं कि एक बार मान जाओ, देख लो, रिकंसिडर कर लो। ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए गई एडवाइस, लेकिन वहां पे भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसा लगा नहीं नहीं जाने दो, तुम तो जो है सही है, तो रिकंसिडरेशन के बाद जो एडवाइस आएगी ना, तो फिर वो प्रेसिडेंट को पास करनी ही पड़ती, चाहे वो बदली हो या ना बदली हो। ठीक है, तो बट ही शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड आफ्टर द कंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट के पास में दो ऑप्शन होते हैं वैसे तो, या तो सीधे पास कर दो लॉ, जैसे एडवाइस आई जी हुकुम, ठीक है पास कर दी। दूसरा ये रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचा दो। अगर रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचाई है एडवाइस को और वो वापस वैसी की वैसी आ गई, तो प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। या फिर तीसरी चीज प्रेसिडेंट ये भी कर सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट का पास में एक पॉकेट वीटो होती है एक तरह से कह लो, क्या कि उन्होंने अपने ड्रॉअर में डाल दिया और उन्होंने बोल दिया भाई साहब आगे पास करो, तो प्रेसिडेंट ने बोलते हैं हाँ कर रहा हूं, आगे पास करो, हाँ कर रहा हूं। कब तक? तो ऐसा कोई दिन नहीं दिया गया है कि इतने दिन में पास करना ही है वो लॉ। तो प्रेसिडेंट किसी भी एडवाइस को अपने पास होल्ड कर सकते हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए पहुंचा रहे, ना आगे पास कर रहे, होल्ड जरूर कर सकते हैं। अब बोल रहा हूँ सर प्रेसिडेंट कुछ करते भी है नहीं करते, सारा सब कुछ आप देख रहे हो कि पावर जो है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से होती है। तो एक केस है क्या जहां पे प्रेसिडेंट अपनी रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि अगर मान लो चुनाव हुए, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तब कौन सरकार बनाएगा? तो ये मतलब तब ऐसा होता है ना कि ये बोल रहे हम भी बना लेंगे, वो बोल रहे हम भी बना लेंगे, हम भी बना लेंगे। तब प्रेसिडेंट तय करते कि अच्छा सब बना सकते हो, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो तो तुम आ जाओ। समझ रहे हो? तो प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है कि इन केस व्हेन नो वन पार्टी सिक्योर्स क्लियर मेजोरिटी, प्रेसिडेंट कैन इनवाइट एनी लीडर ऑफ द पार्टी टू शो द मेजोरिटी और टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। ये एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, तो इतना हमने आपको समझाया किसका? एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। अब आते हैं हम जुडिशरी पे। जुडिशरी का केस समझ बाबू, जुडिशरी का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ऑफिस मेमोरेंडम वाले एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे तो मान लो अगर ऐसी स्थिति होती, ऑफिस मेमोरेंडम वाले एग्जाम्पल को अगर देखो कि वो जो लॉ पास किया गया ऑफिस मेमोरेंडम, तो उस पर लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गए, और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला कोई नहीं होता है, मार्केट पे लोग उतर आते हैं, ठीक है, सरकार अपने हिसाब से जो सही लग रहा होता है वो कर रही होती, लॉ बनाने वाले अपने हिसाब से जो लग रहा होता है वो कर रही होती, तब हम किसकी सुनते? तो यहां पे जुडिशरी क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, विच इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में क्या लिखा है और क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहां आपको समझना होगा कि ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? तो सारे कोर्ट्स जो है ना, जो इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो ये तीनों को एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे? दिस इज द जुडिशरी। इंडिया इज हैविंग अ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे सारे डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल के लिए, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट होगा एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय मतलब हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक एंटायर सिस्टम देखने को मिलता है, जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसे जुडिशरी कहा जाता है कंट्री के अंदर। अब पॉइंट ये है कि जुडिशरी का काम क्या है? तो जुडिशरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ओरिजिनल उसकी पावर है। ऐसे बहुत सारे काम है, लेकिन ओरिजिनल पावर अगर देखी जाए तो वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। तो जुडिशरी क्या करती है? इट रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजंस ऑफ द कंट्री। दो लोगों के बीच में मुर्गी को लेकर लड़ाई हो गई, तो वो मतलब मुर्गी को लेकर लड़ाई को तो यूजुअली जुडिशरी में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूं कि दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करता है? जुडिशरी। डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, तो दो मतलब सरकार और इंडिविजुअल के बीच में, मान लो इंडिविजुअली बोल रहा है कि सरकार ने मेरी जमीन छुड़ा ली, ठीक है, सरकार ने मेरे राइट्स नहीं दिए, तो सिटीजंस और गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को जुडिशरी रिजॉल्व करती है। क्वेश्चन बन जाता है यहां पे ऐसा कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्प्यूट्स, या फिर व्हाट आर द वेरियस डिस्प्यूट्स व्हिच आर रिजॉल्व्ड बाय द जुडिशरी। तो आप ये बता रहे हैं कि सिटीजंस ऑफ द कंट्री के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, दो स्टेट गवर्नमेंट लड़ पड़ी आपस में, कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ लिए, ठीक है, तो उनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम जुडिशरी का होता है। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई हो गई, तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती है जुडिशरी की, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो इस पूरे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं हो, हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, आप खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, समझे ना। तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो भाई इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। अब यहां पे आप जिस देखोगे ना, तो जुडिशरी का काम है निरपेक्ष रूप से निर्णय देना। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी अगर प्राइम मिनिस्टर के डर में काम कर रही है या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के डर में काम कर रही है, तो वो इंडिपेंडेंट तरीके से निर्णय नहीं सुना पाएगी, जस्टिस नहीं दे पाएगी, डिस्प्यूट्स इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। तो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड सो दैट इट कैन वर्क इम्पार्शियली फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिना किसी प्रेशर के क्या कर सके, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब पॉइंट आता है कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर कैसे करोगे, आप ये कैसे तय करोगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारी कंट्री में प्रोविजंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, जिसके चलते हमने हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है। सवाल ये बनता है कि हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एंश्योर्ड। इंडिपेंडेंस जरूरी है ताकि वो इंपार्शियली काम कर सके। इंश्योर कैसे करी हमने? तो थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट होगा ना जजेस का, वो ऐसा होता है कि जजेस को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। अब प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं कि हाँ इनको जज बना दो, फिर तो वो हर आदमी ये सोचेगा ना कि हमें प्राइम मिनिस्टर से बहुत अच्छे रिलेशन रखना होंगे तभी हम जज बनेंगे। तो यहां केस समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कौन? तो सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट जज मतलब सीनियर मोस्ट जज होते हैं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई, ठीक है, वो सीजेआई कहलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तय करते हैं कि किस व्यक्ति को जज की तरह प्रमोट किया जाए, किस व्यक्ति को जज की तरह एलिवेट किया जाए। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है ना, वो जुडिशरी खुद तय करती है। ठीक है, जुडिशरी खुद तय करती है और अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं। तो इसके चलते क्या देखने को मिलता है आपको, इसके चलते आपको देखने को मिलता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव अ जज। ठीक है, अब अपॉइंट कर लिया ना तो उनको फिर ये डर रहता है कि हमें निकाल ना दे कोई। तो जुडिशरी में जो जजेस हैं, जजेस को रिमूव करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ही शी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इंपीचमेंट मोशन। इंपीचमेंट मोशन क्या है, तो जुडिशरी में जज को रिमूव करना वैसा ही है जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने जैसा है। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, वैसे जज को भी आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक इंपीचमेंट मोशन पास करना पड़ेगा सेपरेटली दोनों हाउसेज में। ठीक है, 2/3 मेंबर्स के द्वारा पास होगा, तब जाके क्या होता है, कोई भी जज रिमूव होता है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू हमने ये इंश्योर किया है क्या, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, किसी के प्रेशर में रह के काम ना करे। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े लास्ट टॉपिक, तो हमने क्या क्या देख लिया, जुडिशरी क्या है, कहां क्या क्या डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर की गई। पॉइंट है कि पावर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको बताऊं कि जुडिशरी की पावर क्या है, या फिर सवाल ऐसा आ जाए कि इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड, हाउ इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी, वो बहुत पावरफुल है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि इंडियन जुडिशरी बहुत पावरफुल है, तो यहां पे हम वो पढ़ते हैं, या फिर उसकी पावर्स पूछ ली जाए, या फिर व्हाट मेक्स इंडियन जुडिशरी अ मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड, कैसे ही पूछ लिया जाए, सवाल बहरूपिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या जाएगा। शब्द बदल जाते हैं सवाल के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब क्या है कि लॉ बनाने वालों ने लॉ बना दिया, लॉ एग्जीक्यूट करने वालों ने लॉ एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है लॉ, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा जुडिशरी। ठीक है, ये तय करने वाला होता है जुडिशरी। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कि इट डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। कोई लॉ बना है तो वो लॉ सही बना है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा रेखा में रह के बना है कि नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का काम जो रहता है, वो किसका रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का काम रहता है जुडिशरी का। इट डिटरमाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है, ये पावर होती है। एंड दिस मेक्स जुडिशरी द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोई लॉ अगर बना भी दिया ना, तो उस लॉ को रीचेक करना, जुडिशियली रिव्यू कर लेना कि ये तुमने लॉ बनाया सही है गलत है, ये पावर भी किसकी है, ये पावर भी होती है जुडिशरी की, इंडियन जुडिशरी की। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे सबके राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, हम फंडामेंटल राइट्स को ऐसा समझते हैं कि इन राइट्स की मदद से हम बचे रहेंगे, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये राइट्स जो है तो हमें बचा के रखेंगे। लेकिन अगर हमारे राइट्स का वायलेशन हो गया, तो हमारे राइट्स के वायलेशन से हमें बचाएगा कौन, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है, जुडिशरी। दिस इज वन ऑफ द पावर। तो वो सरकार को भी लताड़ लगा सकती है जुडिशरी। ठीक है, आगे जिस देखें तो थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब जैसे सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, पीने योग्य पानी होना चाहिए, पब्लिक के मुद्दे जो हैं उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, पब्लिक के मुद्दों के बारे में कौन सोचेगा, तो जुडिशरी जो है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के थ्रू, जैसे अब मान लो क्या मेरे ऊपर केस होगा तो मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हम हमारा फिर कोर्ट कचहरी का मामला हम खुद निपटेंगे। लेकिन अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और उस पर्यावरण से जनता को नुकसान हो सकता है, तो पब्लिक के मुद्दों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जाती है। ठीक है, और उन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जुडिशरी जो है तो पब्लिक गुड को भी देख सकती है, समझ सकती है। ठीक है, जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और एक बड़ी फेमस चीज है क्या, कि एक देश का आम व्यक्ति भी जो है तो वो जुडिशरी में इतना विश्वास करता है कि जब कुछ गलत होता है तो क्या बोलता है, सी यू इन कोर्ट। ऐसा मूवीज में भी आपने सुना होगा। ठीक है, सी यू इन द कोर्ट। तो जुडिशरी जो है तो आम जनता में बहुत कॉन्फिडेंस एंजॉय करती है कि कुछ भी सही हो गलत हो जैसा भी हो, न्याय हमें न्यायालय से मिल जाएगा, जुडिशरी से न्याय मिल जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द functions which makes Indian judiciary one of the most powerful judiciary in the world. This was the lovely amazing chapter. I hope you people had a rapid revision. पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, टीम डीएसआर, वहां पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो,
अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं. साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल. थैंक यू वेरी मच.